नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग सेल यानी कि कोशिका, इसे हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। और एनसीईआरटी जो आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सेल चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएगी, हर एक लाइन को समझा भी दिया जाएगा, और वहाँ से जो आपके सवाल बनेंगे वो सवाल का भी डिस्कशन कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपने अभी तक सेशन अगर देखे होंगे इस चैनल पे, तो आपको हमने टिश्यू में, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, उत्तक, तो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के फुल एनसीईआरटी आपकी मैंने कवर कर दी है। और 2018 से लेकर के 2025 तक पूछे गए सारे सवाल आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में जितने भी पूछे गए अभी लेटेस्ट तक वो करा दिए गए हैं। इसी तरह से फिर आपको फिजिक्स में मैंने आपको ग्राफ से रिलेटेड जितने सवाल थे और उसके जितने कंसेप्ट थे वो भी हमने करवा दिए हैं। केमिस्ट्री में फिर हमने कार्बन और उसके जो एलोट्रॉप्स हैं या फिर कंपाउंड ही कह लीजिए, उसको भी हमने पूरा एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझाते हुए 2018 से 25 के सारे क्वेश्चन करवा दिए। तो देखिए टिश्यू की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन भी कवर कर लिए प्रीवियस ईयर के और अपडेटेड 2025 के भी, और थ्योरी भी। उसी प्रकार फिजिक्स में ग्राफ का हमने पूरा कंसेप्ट ले लिया है क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में कार्बन और उसके कंपाउंड के हमने कंप्लीट थ्योरी, और 30 से प्लस आपके यानी कि ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन भी हमने जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हमने कर लिए। तो उसी प्रकार आपका सेल चैप्टर भी होगा, 2 क्लास में मैं इसे खत्म करूंगा। रीजन ये है कि क्लासेस लंबी होगी है और इसमें बहुत कुछ समझने लायक चीजें हैं, और इसके क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए अब सेशन स्टार्ट करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है जरूर से सेशन को लाइक करिएगा। और अपकमिंग एग्जामिनेशन की बात कर ले आपकी, जैसे कि ग्रुप डी का पेपर हो गया, एलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई के जो पेपर है, यहाँ से आपके एक सवाल आपको सेल के चैप्टर से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, जो हम बात कर रहे हैं सेल टॉपिक को, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ी सी चीज़ों का मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जैसे कि सेल यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, कोशिका। तो ये जो कोशिका या फिर कह लिया चाहे ये सेल जो है, ये जो कौन सी भाषा की ये शब्द है, तो ये आपका लैटिन भाषा की एक शब्द है, ठीक है ना। कौन सी भाषा की, तो भाई लैटिन भाषा की शब्द है। तो कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, और वो शब्द क्या है आपका लैटिन भाषा में, वो है आपका सेल्यूला, ठीक है। तो आपको बहुत बार बहुत सारी किताबों में सेल्यूला भी सेल के जगह देखने को मिल सकता है। और ये बताने के पीछे बस रीजन यही है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि जो कोशिका शब्द है, ये कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो लैटिन भाषा से हुई है। क्या कहते हैं लैटिन भाषा में हम कोशिका को, सेल्यूला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि सेल की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ चीजों को समझिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा रेत का कण देखा होगा, यानी रेत के कण, यानी कि आपने कोई भी समुद्री इलाका में आपने जब गए होंगे या समुद्र में गए होंगे, तो आपको एकदम सबसे जो सूक्ष्मतम जो कण होगा उसको आप क्या कहें, रेत का कण कहें, ठीक है। जब बहुत सारे रेत के कण आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से, तो रेत का कण जब आपस में मिल जाएंगे तो एक ब्रिक्स का निर्माण होगा, यानी एक ईंट का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे ईंट आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से जब बहुत सारे ईंट आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक वाल, यानी कह लिया जाए तो भाई एक दीवार का निर्माण कर लिया जाएगा, है ना। एक वाल का निर्माण कर लिया गया, ये क्या है आपका एक रेत का कण हो गया। फिर बहुत सारे दीवार आपस में जब मिलेंगे इस प्रकार से, तो कई सारे क्या हो जाएंगे भाई, रूम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब सारे रूम को एक जगह कलेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आपका प्यारा सा घर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया आपका होम। अब आइए इसको बायोलॉजी में सेल चैप्टर से रिलेट करते हैं। आपने क्या समझा कि ये जो आपका घर है, तो आप जब घर को जब तोड़ रहे होंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक एक करके आपको रूम टूटते हुए देखने को मिलेंगे। फिर जब आप रूम को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर दीवार आपको टूटते हुए मिलेगा, हर एक रूम का एक दीवार। और जब आप दीवार तोड़ रहे होंगे तो आपको छोटे छोटे कई सारे ईंट मिलेंगे। और फाइनली जब आप ईंट को तोड़ेंगे तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो मिलेगा आपको, वो क्या होगा भाई, रेत का कण होगा।
यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस घर की जो, अगर इस घर की जो संरचना आपने क्रिएट किया है या आपने संरचना जो स्ट्रक्चर आपने ढांचा बनाया है, क्या अगर ये रेत का कण नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल था, ये आपका घर का जो आपको स्ट्रक्चर देखने को जो मिल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कण नहीं होता तो ईंट नहीं बनती, ईंट नहीं बनती तो दीवारें खड़ा नहीं होती, और दीवारें खड़ा नहीं होती तो आपकी रूम की फॉर्मेशन नहीं होती, और रूम की फॉर्मेशन नहीं होती तो आपका घर तैयार नहीं होता। यानी कि इसकी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी कि इसकी जो आप संरचना देख रहे हैं, ये पॉसिबल किस कारण है? तो पॉसिबल इस कण ने किया है। नेक्स्ट, अब इस घर में आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो भी फंक्शनल वर्क हो रही है, यानी कि जो भी क्रियात्मक इकाई हो रही है, अगर ये कण ना होता तो क्या ये कोई वर्क यहाँ पे कर सकते हैं आप? कैसे? जैसे कि अगर ये कण अगर फंक्शन करना बंद कर देता तो आप इससे ईंट का फॉर्मेशन ही नहीं करते, ना ही वाल बनता, ना रूम बनता, ना होम बनता। उसी प्रकार ये जो आपका कण है, ये कण हमारे जो बॉडी है आपकी, यानी कि कोई भी जीवधारी, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल ऑर्गेनिज्म हो, तो हम आपको एक एनिमल लेके चल रहे हैं क्योंकि इससे समझना थोड़ा सा आसान भी होगा। तो ये जो आप एनिमल, या फिर आप एनिमल ही है, हम लोग आप जितने भी इंसान हैं, हम किस किंगडम में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। यानी इस व्यक्ति की बात कर ली जाए, यानी कि ये जो मेन को आप देख रहे हैं, ये मेन की जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, या फिर ये मेन कोई भी कार्य कर रहा है, यानी कोई भी क्रिया कर रही है या कोई भी फंक्शन कर रही है, तो इसके जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगी, यानी कि जिस प्रकार घर की जो सबसे सूक्ष्मतम कण थी रेत का कण, उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो बायोलॉजी में ये क्या हो जाएगा आपका? सबसे सूक्ष्मतम कण क्या हो जाएगा? सेल। जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे इस प्रकार से, तो क्या फॉर्मेशन करेगा? आपको टिश्यू का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बना देगा वो? आपका टिश्यू, यानी कि उत्तक का फॉर्मेशन कर देगा। और जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे तो यह आपका अंग का फॉर्मेशन कर देगा, यानी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देगा। और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाएंगे तो आपका एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हम इसे कहेंगे अंग तंत्र। और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तब जाके एक जीव, या फिर कह लिया जाए जीवधारी का विकास हो जाएगा, यानी कि एक ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी कि आप समझ लिए यहाँ पे ये कि जो व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति है, या कोई भी ह्यूमन है, कोई भी जीव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो सबसे सूक्ष्मतम कण है क्या है? वो है सेल। यानी आपको समझ में आ गया। अगर मैं सेल की अच्छा और भी समझिए, इस व्यक्ति की या इस ह्यूमन की या फिर इस ऑर्गेनिज्म की जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहा है, अगर ये सेल ना होता तो क्या ये स्ट्रक्चर खड़ी हो पाती? क्यों? क्योंकि ये सेल ना होता तो ना तो टिश्यू की फॉर्मेशन होती, ना अंग बनता, ना ऑर्गन बनता, ना ऑर्गन सिस्टम, ना अंग तंत्र बनता, और ना जाकर के फिर ये जीवधारी का फॉर्मेशन होता। ठीक है। और जब आप इस घर को तोड़े तो आपको क्या मिला? रूम मिला। उसी प्रकार जब इस व्यक्ति को आप ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है ना, आप जब इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ेंगे तो सब उसके आपको पहले क्या मिलेगा? अंग तंत्र में मिलेंगे। फिर ये अंग तंत्र ब्रेक डाउन होकर के अंग के फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। फिर ये अंग का जब ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको फाइनली टिश्यू मिलेगा। जब टिश्यू का ब्रेक डाउन करेंगे तो सबसे सूक्ष्मतम कण क्या मिलेगा? सेल। यानी कि अब हम सेल को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम क्या कहेंगे? प्यार से समझिएगा, धीरे धीरे एकदम हर एक चीज को हिंदी इंग्लिश में आपके लिए लाया गया है। कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज, हर एक लाइन, हर एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज लिख दी गई है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक लाइन को, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, टिपिकल भी चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे टिपिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेल डिवीजन जब आप देख रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे होंगे, न्यूक्लियस देख रहे होंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम देख रहे होंगे, राइबोसोम के बारे में आप समझ रहे होंगे, डीएनए, आरएनए, ये सारी क्रोमोसोम, ये बहुत टिपिकल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको। तो मैं इसके डेफिनेशन लिखने चाह रहा हूं कि सभी जीवधारी, ठीक है, जितनी भी जीवधारी है, भाई इंग्लिश वाले एकदम परेशान नहीं होना है आपको। सभी जीवधारी का जो शरीर होता है, सभी जीवधारी का जो शरीर होता है वो क्या होता है? बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं? कोष्ठ, जिसको आप बोल रहे हैं ना, यानी कि ये कोष्ठ क्या हो गया? सेल हो गया। कोष्ठ से बने होते हैं, कोष्ठ से बने होते हैं। इन कोष्ठ को ही, ठीक है ना, इन कोष्ठ को ही हम क्या नाम देते हैं? सेल कहते हैं। यानी कि कोई, अब इंग्लिश वाले समझेगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि कैसे ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनकी जो आप बॉडी देख रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपका प्लांट हो, भाई ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
तो इसकी जो भी आपको स्ट्रक्चर यानी कि जो उसकी बॉडी आपको देखने को मिल रही है वो कैसे बनी होती है भाई, तो वो सब बहुत सारे मिलियंस में, अरबों खरबों में, लाखों करोड़ों की संख्या में सेल की उपस्थिति होती है। ठीक है, जैसे कि आपका ये जो टिश्यू बना, तो इस टिश्यू में कई सारे, जैसे कि एक जो सबसे छोटी कण ये सेल है, तो इस टिश्यू में ना जाने कितने लाखों में या हजारों की संख्या में सेल की उपस्थिति होगी। तो ये आपका एक उत्तक बन गया, इस प्रकार से एक उत्तक बन गया। अब जब बहुत सारे ऐसे उत्तक आपस में मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा मेरे भाई, तब जाकर के आपका क्या तैयार होगा, आपका ऑर्गन, यानी कि क्या बनेगा, आपका अंग। तो जैसे यहां पे अगर बात कर लिया जाए, इस टिश्यू की फॉर्मेशन में 1000 सेल थी, ठीक है, 1000 सेल यानी कि पार्टिसिपेट किए, तो एक टिश्यू में 1000 है, तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 15 अगर यहाँ पे आपस में टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कितने यहाँ पे कोशिका की संख्या हो गई, 15,000। तो अब एक टिश्यू की फॉर्मेशन में कितनी सेल की संख्या हो गई, 15,000। अब जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब जाके आपका ऑर्गन सिस्टम, तो यहाँ पे फिर सेल की संख्या, और फाइनली जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवधारी आप देखते हैं, उसमें करोड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में सेल की संख्या होती है। सेल समझ में आ गया कि अब आप कोई भी जीवधारी को देख रहे हैं तो उसकी जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, या वो जीवधारी कोई भी फंक्शन कर पा रहा है, तो उसके पीछे का जो मेन रीजन क्या होगा, वो सेल होगा। इसीलिए हम सेल को क्या और भी बात कर लेते हैं सेल के बारे में, कि सेल इज स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है ना, एंड फंक्शनल यूनिट, ये सारी चीजें लिखी गई है। इसीलिए यानी जो कोशिका है, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आ जाइए यहाँ पे एक बार, यहाँ पर जैसे कि नोट्स को पहले देखिए, यहाँ पे क्या आपको दिखाया गया, देखिए पहले जो जो चीजें हमने बताई मैं आपको बता दूं। कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा सेल्यूला शब्द से हुई है। सेल जो है क्या है, आपका एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्यों है ये, कि आपने जो जीव देखा उसकी जो संरचना यानी कि जो स्ट्रक्चर खड़ा हुई है, यानी जो घर खड़ा हुआ है, उससे पहले रूम खड़ा हुआ, रूम से पहले दीवाल, दीवाल से पहले ईंट, और ईंट से पहले वो रेत का कण। तो वो रेत का कण यानी कि जो सेल है, वो सेल क्या है भाई, उस व्यक्ति की या उस एनिमल की या उस प्लांट की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसकी क्या है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं या प्लांट कर रही है या कोई भी एनिमल, कोई भी जीव कर रही है, तो वो क्या कैसे कर रही है, वो सेल जब तक फंक्शन कर रहा था, अगर सेल डेड हो जाएगा तो वो जीव या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी फंक्शन करनी बंद कर देगी। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं चोट लग जाता तो उस पार्ट में क्या होता है, सेल डेड हो जाता। फिर आप क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन लेकर के उस सेल को या तो रिपेयर किया जाता है, फिर सेल का डिवीजन होकर के न्यू सेल का भी फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर से धीरे धीरे चीजें जाके वो घाव या वो चोट फिर ठीक हो जाती है। तो सेल समझ में आ गया, सेल कैसे संरचनात्मक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। नेक्स्ट, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी कि फंडामेंटल है भाई। जैसे बोलते हैं ना कि भाई फंडामेंटल नेसेसरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट आप कम से कम 10th पास हो, ताकि ग्रुप डी लेवल, एमटीएस लेवल के फॉर्म को फिलअप कर पाए। तो वो फंडामेंटल नीड हो गई। उसी प्रकार बिना सेल की भाई जीवन क्या पॉसिबल है, नहीं। इसीलिए बोला गया है जीवन की जो मूलभूत इकाई है क्या है, वो आपका सेल है। सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी क्या होती है, सेल होती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसकी साइज की बात की जाए तो जो कोशिका आप अपने आंखों से, अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी के हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है सेल को देखने के लिए, क्योंकि इसकी जब साइज आपसे पूछी भी जाती है एग्जाम में, और पूछी भी गई है, जो कोशिका है उसकी साइज जो होती है वो 0.1 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन के बीच में होती है। यानी कि अगर मैं आपको 1 माइक्रोन के बारे में बताऊं, यानी कि 1 म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, वो आपका होता है 1 mm का 1,000वां हिस्सा। ठीक है, 1 mm का 1,000वां हिस्सा होता है, मतलब समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा। यानी कि जैसे कि आपके पास 10 रुपए है, ठीक है,
अब इस 10 रुपए को बोला क्या गया है कि आप 1000 लोगों के बीच में बांट दीजिए। उसी प्रकार है, तो अब अगर 10 रुपए को 1000 रुपए के बीच, 1000 लोगों के 10 रुपए को 1000 लोगों के बीच में बांटेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 0.001, है ना, नहीं 0.01 आ जाएगा, ठीक है। 0.01 पैसा आपको सबको, एक एक व्यक्ति को देंगे, तब जाकर के आपका 1 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी कि उसी प्रकार जो आपका है 1 माइक्रोन जो होता है, 1 mm जो होता है, 1 mm का कितना हिस्सा होता है, 1000वां हिस्सा होता है। इतनी छोटी साइज होती है एक सेल की। चलिए भाई, ये तो मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद भी रखना होगा डायरेक्ट ही, कि अगर आपसे साइज पूछा जाए कि कोई एक रेंज मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, कि ये रेंज है 0.1, ठीक है ना, 0.1 माइक्रोन, ठीक है, 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच में कोशिका की साइज होती है। कुछ सेल की साइज 20 माइक्रोन भी होती है, 19 माइक्रोन भी होती है, 0.5 माइक्रोन भी होती है। इस रेंज में सेल की साइज होती है। क्लियर है। अब इस फिगर को देखिएगा कि यहाँ पे दिखाया गया कोई भी एक ह्यूमन जीव है, यानी कि इस ह्यूमन जीव का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक सिंगल सेल से, ठीक है। अब ये जब सिंगल सेल आपस में एक जब ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये आपका क्या है, देखिएगा ये आपका क्या था भाई, सेल था, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में मिले, अब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में मिल गए तो क्या बना दिया, आपका उत्तक का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये आपका टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। अब ये टिश्यू हम क्या होता है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है भाई। दोनों टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में भी और प्लांट टिश्यू के बारे में भी जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है। साथ के साथ जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिले तो ऑर्गन का, जैसे कि आपकी आंखें बन गई, नाक बन गई, कान बन, ये सब क्या है, ऑर्गन है ना, अंग है। अब जैसे कि ऑर्गन सिस्टम तो आपने पढ़नी भी है, मैंने पढ़ा भी चुका है एप्लीकेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं जिसको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है भाई, पाचन तंत्र। यानी कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिले तो ऑर्गन सिस्टम मिला, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन का एक ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ऑर्गन का कौन सा ग्रुप होगा, तो जो पाचन में सहायता होगा, जैसे कि माउथ ले लीजिए, माउथ में ही पहले क्या करेंगे भाई, भोजन लेंगे, फिर फूड पाइप आ जाएगा, फिर स्टमक आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी आपके हो जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारे मिल करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। उसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र का फॉर्मेशन कैसे होंगे, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे जो श्वसन की क्रिया में मदद करेगी। यहाँ पे आपने क्या देखा, माउथ हो चाहे फूड पाइप हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी क्या मदद कर रही है, डाइजेशन करने में मदद कर रही है। तो श्वसन में जैसे कि सबसे पहले नाक यानी नोज आ जाएगा, फिर विंड पाइप आ जाएंगे भाई, विंड पाइप के बाद फिर आपका एल्वियोलाई आ जाएगा, एल्वियोलाई के बाद फिर आपका ट्रैकिड आएगा, ट्रैकिड के बाद ब्रोंकाइल्स, ब्रोंकाइल्स के बाद एल्वियोलाई। तो ये सभी क्या है भाई, रेस्पिरेशन में मदद करेगी। तो ये सारे ऑर्गन का ग्रुप बन करके क्या बनाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने ब्लड पढ़ा है, हार्ट पढ़ा है, तो ब्लड में ब्लड वेसल्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्लड में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का भाई वहां पे गैसों का एक्सचेंज होना, फिर हार्ट में, ये सभी ऑर्गन आपस में मिलकर के क्या बनाएगा भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो समझ में आ गया। जैसे कि आपका एक ग्रुप बनाया गया अच्छे लड़के का, यानी बहुत तेज है पढ़ने में, एक ग्रुप है मीडियम रेंज के, एक ग्रुप है जो बहुत ही उनकी थोड़ी सी रिजल्ट पुअर है। तो ये ग्रुप आप समझ में आ गया कि सेम यहाँ पे फंक्शन हो रही है, या जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन का फंक्शन सेम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम में। क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब आपने सेल के बारे में बहुत हद तक और बहुत अच्छी तरह से हर एक चीज को समझ लिया है। सेल को क्यों हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, रटना नहीं है, ये आपको मैंने समझा दिया। इसकी अगर साइज के बारे में बात की जाएगी तो 0.1 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन के बीच में होती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब सबसे पहले बात यहाँ पे होगी कि जो सेल की जो खोज की गई है ना, सेल की खोज को लेकर के यहाँ से चीजों को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले आपको किसी ने तो सेल को देखा होगा, तो देखिए आप मधुमक्खी के जो जाल होती है भाई, ठीक है, मधुमक्खी की जो जाल होती है ना, उनको आपने देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे रूम में इस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे रूम बने होते हैं। तो भाई एक साइंटिस्ट है आपके रॉबर्ट हुक साहब, ठीक है, रॉबर्ट हुक की बात कर ली जाए, ये साल है आपका 1665 में।
उन्होंने आपने जैसे कि यूरोप कंट्री में आपको पता है कि वहाँ पे वाइन्स वगैरह भाई कंपलसरी, वहाँ की सरकार भी वहाँ पे, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, तो जो बोतल्स होती है वहाँ पे आपने देखा भी होगा, तो इस बोतल को जो कवर किया जाता है एक यहाँ पे भाई एक वुड होती है इस प्रकार से। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया भाई, इस वुड पे क्या किया, स्टडी किया, और यहीं पे इन्होंने प्राप्त किया, या जानकारी प्राप्त की 1665 में। क्या प्राप्त की भाई, ये एक आपका डेड, मतलब कि डेड नहीं, पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्या था भाई, एक क्या बोल सकते हैं, एक ट्री का एक छाल था ये, यानी कि कॉर्क ऑफ ट्री पे इन्होंने क्या क्या स्टडी किया, और यहीं से इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से मधुमक्खी की जो छतें होती है, छोटे छोटे रूम उसमें होती है, उसी प्रकार इस वुड में भी देखा गया। लेकिन ये जो था, ये सेल कैसा था, ये भाई डेड सेल था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सेल की जो खोज की गई सबसे पहले, वो कौन सी सेल थी, डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की गई थी 1665 में, किनके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। यहां तक चीजें समझ में आया कि नहीं आई, ये बताइएगा। एकदम ईयर याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए यहां वही बातें रहेगी भाई जो एनसीईआरटी आपसे कह रही होगी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल की खोज की थी भाई, डेड सेल की खोज की थी। क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिविंग सेल का खोज किया गया होगा भाई इसके बाद, तो बिल्कुल। तो लिविंग सेल की जो खोज होगी भाई, इसके जस्ट 5 4 9 साल के बाद 1674 में, ठीक है, 1674 में एक साइंटिस्ट आएंगे, एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, आप इसको लिख लेंगे क्योंकि नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ। तो एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने, देखिए एंटोनियो वैन लुवेनहॉक ने बहुत सारे जीव के ऊपर अध्ययन किया, जैसे कि इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर अध्ययन किया, और इसी बैक्टीरिया से ही इन्होंने लिविंग सेल की भी खोज की थी। इसके अलावा इन्होंने प्रोटोजोआ का भी अध्ययन किया था। तो पूछा जाएगा प्रोटोजोआ की खोज किसने की, एंटोनियो वैन लुवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनियो वैन लुवेनहॉक। स्पर्म यानी कि शुक्राणु के ऊपर भी अध्ययन करने वाले एंटोनियो वैन लुवेनहॉक, यहाँ पे भी इन्होंने लिविंग सेल का अध्ययन किया। इसके अलावा आपका प्रोटोजोआ का भी डिस्कवरी किसने किया, इनका भी अध्ययन एंटोनियो वैन लुवेनहॉक ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि जो सबसे सूक्ष्म जीवी हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो पहले कहे जाएंगे फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो यही थे। क्या क्या बातें बताइए, आ जाइए नोट्स में, यहाँ पे हर एक चीज को बखूबी से लिख दिया गया। चलिए भाई आइए देखिए, यहां पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ओक नामक वृक्ष, तो ये वृक्ष का नाम भी याद रखना है, एक बार आपसे पूछ लिया गया इसलिए यहाँ पे नाम, यानी कि जो वो टुकड़ा था ना लकड़ी का, वो किस वृक्ष का था, ओक नामक वृक्ष का टुकड़ा था, और उस पर अध्ययन किया गया। उस छाल को काट करके जब रॉबर्ट हुक ने देखा माइक्रोस्कोप से, तो उसने ही सेल की खोज की थी, लेकिन वो सेल कैसे थी, डेड सेल थी, यानी मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल निर्जीव कोशिका की खोज 1665 में की थी। क्लियर है। नेक्स्ट 9 साल के बाद 5 4 9 1674 में, ये चीजें याद करने का यही तरीका भाई, एंटोनियो वैन लुवेनहॉक ने सजीव कोशिका यानी कि लिविंग सेल की खोज की इन्होंने। ठीक है भाई, लिविंग सेल इन्होंने अगर देखा जाए तो एक तो बैक्टीरिया भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, और ओनियन का जो भाई प्याज के जो छिलके होते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अध्ययन करके लिविंग सेल। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया है या ओनियन का लिफ आएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक यानी कि फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर आप पूछा जाएगा तो एंटोनियो वैन लुवेनहॉक का ही नाम आएगा। प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने की थी। स्पर्म मेल गैमेट्स नर युग्मज में भी इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, इनका ही अध्ययन किया था। बैक्टीरिया के खोज करता भी यही है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए, फादर ऑफ बायोबैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया के खोज के करने यहाँ पे उनके ऊपर सबसे पहले अध्ययन इन्होंने किया था, और लिविंग सेल का भी इन्होंने चीजों को इन्वेंट किया था 1674 में। फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ डेड सेल किसे कहेंगे भाई, तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने ही 1665 में सबसे पहले भाई सेल का कॉन्सेप्ट बताया था, यानी कि वो सेल भले ही डेड है लेकिन इसलिए हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी किनको, रॉबर्ट हुक को। और स्टडी ऑफ सेल जो जब हम कर रहे होते हैं या स्टडी ऑफ सेल जो करते हैं उनको क्या बोला जाएगा, उसको हम कहेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है आपका, आरबीसी होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाएगा तो वो क्या है आपका, आरबीसी है।
फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, एकदम ये सब फैक्ट है, स्टैटिक पॉइंट है तो याद करना होगा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, नाम याद रखना है। फादर ऑफ लिविंग सेल, ये तो अभी हो गया एंटोनियो वैन ल्यूवेनॉक। लार्जेस्ट सेल तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो होता है सेल, वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, यानी कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, ठीक है, प्लेरोन्यूमोनिक, इसका फुल फॉर्म एग्जैक्ट मैं भी बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आप याद रखिएगा। माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी सेल सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल पूछ लिया जाएगा तो नर्व सेल बोल दिया जाएगा, और स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी बोला जाएगा तो वो आपका स्पर्म होगा, ठीक है। ये देखिए कुछ चीजें इसमें समझना नहीं है भाई, ये आपको याद करना होगा, डायरेक्ट आपको फैक्चुअल डाटा यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद करने होंगे। देखिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, बताइएगा भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है, यानी कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में। यहां तक सेल का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। देखिए कहीं अगर कोई भी चीज में अगर दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हम बताएं, नेक्स्ट वीडियो में या आपको कमेंट सेक्शन में ही पूरी तरह से चीजों को समझा दिया जाएगा। चलिए भाई, सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या, इसको समझिएगा, प्रैक्टिकली चीजों को समझने का रटना रटावन वाला काम नहीं करनी है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया भाई कि कोई भी जीवधारी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है भाई, सेल है। यानी कि अगर सेल ना होता तो भाई कोई भी जीवधारी का फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। तो सेल थ्योरी में यही बताया गया था कि जो भी आप जीव देख रहे हैं, यानी कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किससे बनी होगी भाई, कोशिका से, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। और सेल यानी कि एक नई जो सेल का जो फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन कैसे होगा, सेल का विभाजन होता है सेल डिवीजन होके। तो ये सभी बातें भाई इसी सेल थ्योरी में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया, तो बस ये सेल थ्योरी में दिया गया। समझ में आया कि हम सेल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे सर कि हमें बताया गया कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे सूक्ष्मतम कण होती है, सूक्ष्मतम इकाई होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है। और सेल क्या हो गई भाई, और सेल क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, फंडामेंटल हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। तो यही बात को सबसे पहले सेल थ्योरी में समझा दिया गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, उसमें बहुत सारे कोशिका की उपस्थिति होने के बाद ही वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो साइंटिस्ट का नाम है सिल्डन, ठीक है, फुल नेम पे नहीं हमें जाना भाई, ऑप्शन टिक आउट करना है, क्योंकि देखिए फुल नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे क्या था लिखा हुआ है किताबें में एनसीईआरटी में, लेकिन जो आप याद रखेंगे सिल्डन साहब आए, साइंटिस्ट है, वो बॉटनिस्ट है, जो प्लांट पे इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, प्लांट पे अध्ययन किया। और डेट के साथ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई है डेट, 1838 में इन्होंने स्टडी किया प्लांट में, और प्लांट के सेल में इन्होंने देखा कि इसकी जो सबसे बाहरी जो परत होती है, वो बाहरी परत का इन्होंने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे इन्होंने नाम दिया सेल वाल, या फिर कोशिका भित्ति भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, सेल वाल या फिर कोशिका भित्ति। यानी सिल्डन साहब ने 1838 में जब अध्ययन किया प्लांट के ऊपर में, उनकी कोशिका के ऊपर में, तो इन्होंने बता पाया कि कोशिका का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वाल कहेंगे, यानी कि कोशिका भित्ति कहेंगे। क्लियर है भाई। देखिए हमने अभी सिल्डन साहब से क्या जाना कि सिल्डन साहब ने ये बताया कि जब आप प्लांट का इन्होंने जब स्टडी किया कोशिका के ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू वाला वीडियो देख लीजिएगा, जैसे ये कोई एक प्लांट है, तो ये प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होगा, सबसे सूक्ष्म कण कोशिका से। इस कोशिका के ऊपर जब अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि ये जो सेल है, इस सेल का जो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर का जो लेयर है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल वाल का नाम दिया 1838 में। दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वान साहब, इन्होंने बताया, ये एक जूलॉजिस्ट है, इन्होंने जंतु वैज्ञानिक है, तो जंतु जीव के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया, और उसके अगले साल इन्होंने उनके सेल के ऊपर अध्ययन करके बताया कि जो एनिमल की जो कोशिका है, यानी कि एनिमल सेल, यानी कि जो जंतु की जो कोशिका है, उसकी जो सबसे बाहरी जो लेयर होती है, उसे उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। क्लियर है। अब तक यानी कि सिल्डन 1838 और श्वान और 1839 में इन्होंने क्या बता दिया कि एक तो आपके क्या है, बॉटनिस्ट है, प्लांट के ऊपर वैज्ञानिक है, अध्ययन करने वाले, कि उनका बाहर की जो प्लांट की जो लेयर है उसे सेल मेम्ब्रेन कह दिया, श्वान ने कह दिया सेल वाल कह दिया, और एनिमल में क्या कह दिया, सेल मेम्ब्रेन कह दिया। लेकिन अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने यह नहीं बता पाया कि
देखिए यही यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि इन दोनों ने यह नहीं बता पाया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है ना, यानी कि न्यू कोशिका का निर्माण कैसे होगा। तो 1855 में, याद रखिएगा, रुडोल्फ वर्चो ने एक थ्योरी दिया कि नई कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका के विभाजन के कारण होता है, यानी कि कोई एक पुरानी कोशिका इसके विभाजन होगी तो एक न्यू कोशिका का फॉर्मेशन होगा, उसी का फिर ये कोशिका विभाजन होगी तो एक नई कोशिका का फॉर्मेशन होगा, फिर इसकी विभाजन है तो न्यू कोशिका, इस प्रकार से चीजें चलती जाएगी। तो ये थ्योरी ना तो सिल्डन ने बताया ना ही श्वान बताया, तो ये कमियां थी भाई इस थ्योरी में, जो फाइनली 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने पूरा किया। इन्होंने थ्योरी दिया कि नई कोशिका का निर्माण जो है पुराने वाले कोशिका के विभाजन के कारण होते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट है जो काफी फेमस भी है और आपसे पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किनका है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब ही यही है कि नई कोशिका का निर्माण पुराने वाले कोशिका के विभाजन से होती है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में आपने क्या देखा, सेल थ्योरी में सर आपने 3 साइंटिस्ट का नाम जाना। ठीक है, एक सिल्डन हो गया, एक श्वान हो गया और एक रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1838 में, ये क्या थे भाई, बॉटनिस्ट थे। ये 1839 में ये भाई क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो सेल होती है प्लांट की, जो उसकी बाहरी लेयर होती है उसको हमने क्या कहा, सेल वाल कहा। एनिमल की जो बाहरी लेयर होती है उसको इन्होंने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। और रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी जो उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका का जो फॉर्मेशन होती है पुरानी कोशिका के विभाजन से। ठीक है, इनका फेमस एक स्टेटमेंट है, सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, ओमिनियस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्लियर हो गया। कब दिया था ये, ईयर भी 1855। चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए भाई, चलिए यहाँ पे अब, हाँ, आपसे ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया कि मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो रुडोल्फ विर्चो ने फाइनली बताया कि नई कोशिका का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको ही, या फिर तीनों साइंटिस्ट का थ्योरी को मिला करके हम मॉडर्न सेल थ्योरी का नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका सेल का पूरा एक आपका मतलब कि फाउंडेशन हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम समझेंगे कि संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन, है ना, यानी कि अब कोशिका को हम समझना चाहेंगे कि, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि बहुत सारे कोशिका, मैंने बोला ना, ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलती है तो किसका फॉर्मेशन करेगी भाई, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी भाई, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। फिर तो यानी कि बहुत सारे, यानी कि नंबर कोशिका की, तो उस नंबर के आधार पर हम कोशिका का विभाजन करेंगे। तो 2 प्रकार से हम इसका विभाजन करेंगे। एक होगा आपका यूनिसेल्युलर यानी कि एकल कोशिकीय, और एक होगा आपका मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। क्लियर है भाई। चलिए, यूनिसेल्युलर कहने का मतलब यानी एकल कोशिकीय, तो नाम में ही क्या आ रही है, एकल यानी कि एक, यानी कि यूनी मतलब एक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जो एक सेल से या एक ही प्रकार की सेल से बनी हुई, इसका मतलब क्या है इसको समझिए। अगर मैं आपसे कह दूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक, जैसे कि मैं आपको यूनिसेल्युलर यहां पे हो गया आपका, और ये हो गया आपका मल्टी सेल्युलर। ठीक है, समझिएगा, जैसे कि या तो कोई एक जीव है जो एक कोशिका से ही बनी है, या फिर एक प्रकार की ही कोशिका से मिलकर के बनी होगी। ठीक है, एक प्रकार की ही कोशिका से मिलकर बनी होगी। अब मल्टी सेल्युलर जो आपका जो मल्टी यूनिसेल्युलर हो गया, ये मल्टी सेल्युलर जो है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो होंगे एक से ज्यादा क्या होंगे भाई, कोशिका की उपस्थिति होगी। ठीक है, एक से ज्यादा, और वो क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे, तो इसको आपने क्या नाम दिया, मल्टी सेल्युलर। और यूनिसेल्युलर समझ में आ गया, जो एक सेल से बने होंगे, कोई भी जीव जो एक सेल से बना होगा, या फिर एक ही प्रकार के, यानी कि इसमें देखेंगे तो सारे ब्लू कलर से ही दिखाया गया है सेल को। तो यहाँ पे मल्टी सेल्युलर यानी क्या हो गया भाई, एक से ज्यादा कोशिका की संख्या होगी, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। देखिए, एक ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, एक आपका थोड़ा लाइट ब्लू में हो गया। ठीक है, एक ग्रीन कलर में आ गया। क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऑर्गेनिज्म जो दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और सिंगल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर। एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। यूनिसेल्युलर मतलब क्या है कि जो एक कोशिका से या एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है, वैसे जीव को आप क्या कहते हैं, एकल कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, अमीबा, पेरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, क्लैमिडियम नाश हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और ईस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका। बहुत बार पिछले 2018 से लेके 22 तक, क्योंकि 23 में तो कोई
एग्जामिनेशन हुई नहीं, 24 में न्यू वैकेंसी आई, 25 में पेपर हुआ अभी। तो आपसे पूछेगा कि यूनिसेल्यूलर इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, या वो एक कोशिका से या सिंगल टाइप ऑफ सेल से, सिंगल टाइप यानी कि एक ही प्रकार की कोशिका से बनी होती है, स्टेटमेंट भी मिल सकता है। तो अमीबा याद कर लीजिएगा, पैरामीशियम याद कर लीजिए, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एकदम याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में स्टूडेंट फंस जाते हैं। वो सब चीज यहाँ मैंने रख दिया जो अभी तक पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मतलब एनसीईआरटी का तो पूरा चीज है ही, जो कुछ एक्स्ट्रा पूछा भी गया है उसको भी मैंने डाल दिया। क्लैडिमोनास आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अमीबा प्लाज्मोडियम ईस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे क्योंकि पूछा गया इसलिए मैंने डाल दिया। तो अमीबा कैसा जीव है, यूनिसेल्यूलर, पैरामीशियम यूनिसेल्यूलर, यूग्लिना, क्लैमिडीमोनास ईस्ट, ये सभी क्या हो गया भाई, यूनिसेल्यूलर यानी कि एकल कोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर है भाई। चलिए मल्टी सेल्यूलर की अगर बात की जाएगी तो क्या होगा, मेडअप ऑफ मल्टी सेल यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से जिसका फॉर्मेशन हुआ होगा, एक से अधिक कोशिका होंगे। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल आ गया प्लांट सेल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जीवधारी है, मतलब कॉम्प्लेक्स कहने के मतलब कि जिसमें बहुत सारे अलग अलग क्या है ऑर्गन मिलते हैं, जटिलताएं बहुत ज्यादा है, जो बहुत सरल नहीं होंगे, तो उसमें क्या होंगे मल्टी सेलुलर। जैसे ये प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, कुछ फंजाई में भी आपको, फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है भाई। श्रम का विभाजन यानी कि यहाँ पर याद रखिएगा, साफ साफ एनसीईआरटी का ये लाइन लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है इसको भी समझिए, इसे याद नहीं, क्योंकि ये सेल जो आपका श्रम का जो विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर एनसीईआरटी में लिखी गई है और ये आपसे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। तो श्रम का जो विभाजन है इसका मतलब क्या है, श्रम का विभाजन, ठीक है, श्रम का यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब क्या है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, मल्टी सेल्यूलर, है ना, हमने आपको अभी क्या बताया भाई, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टी सेल्यूलर। यानी मल्टी सेल्यूलर यानी क्या हो गया आपका बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय के बारे में मैंने क्या बताया, क्या बताया कि एक से अधिक सेल होंगे, यानी कि एक से अधिक सेल हो गया, एक से अधिक सेल हो गया, दो, एक ब्लैक कलर आ गया, एक येलो कलर, यानी एक से अधिक सेल है भाई। और हर सेल की अपनी अलग अलग क्या है, कार्य है, फंक्शन है, ठीक है। इसलिए श्रम यानी कार्य हो गया, यानी कि लेबर हो गया, उसका क्या है, विभाजन होता है। जैसे कि प्लांट सेल अगर देखेंगे तो प्लांट सेल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होंगे और हर सेल का क्या होगा भाई, अलग अलग कार्य होगा। उसी प्रकार इंसान में भी, जैसे कि आप कुछ सेल का काम क्या होगा, तो कुछ सेल जैसे कि बहुत सारे सेल है, जैसे यहाँ पे मैंने 2-3 सेल की फिगर यहाँ बना दी, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स उपस्थित है। तो यानी कि डिवीजन ऑफ सेल, इसका कार्य कुछ और होगा, इसका कार्य कुछ और है, इसका कार्य कुछ और। जैसे कि प्लांट में इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य है भाई डाइजेशन कराने में हेल्प करेगी, इसका कार्य है एंजाइम का सिक्रेशन करने में, इसका काम है जो भी फूड या मिनरल्स या वाटर है उसको स्टोरेज करने का। तो हर कोशिका का अलग अलग फंक्शन हो गया, तो इसे ही हमने कहा श्रम का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी क्लियर हो गया भाई। चलिए अब हमने एक तो सेल को विभाजित किया एक संख्या के आधार पर, यानी कि एक प्रकार की कोशिका या एक कोशिका से जो भी जीव का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे कि आपने अमीबा देखा, पैरामीशियम देखा, यूग्लिना, यानी ये एक कोशिकीय जीव है, यानी एक ही कोशिका होंगे या इसमें जितने भी कोशिका होंगे एक प्रकार की कोशिका होंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग जो डिवीजन करने वाले हैं विकास के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे सेल में डेवलपमेंट होते चला गया तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, तो विकास के आधार पर हम कोशिका का विभाजन करेंगे। तो हम विकास के आधार पर जब कोशिका का विभाजन कर रहे होंगे तो हम दो प्रकार से इसको बांटेंगे, एक होगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल और एक होगा आपका यूकैरियोटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टेबल है और यहाँ से सवाल भर भर के आपके एग्जाम में पूछे गए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे सेल थ्योरी से आपका सवाल बनता है, देखिएगा ये जो आपने सेल थ्योरी जो पढ़ा आपसे पूछा जाएगा कि ये सेल थ्योरी किस पे लागू या एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये आपके वायरस पे लागू नहीं होती, ठीक है। किस पे लागू नहीं होती, आपके वायरस पे लागू नहीं होती। आप पूछेंगे क्यों नहीं लागू होती है भाई, क्योंकि से जो आपका वायरस जो होता है या आपका आकोशिकीय मतलब कि इसमें सेल उपस्थित नहीं होते हैं या कंप्लीटली सेल्स इसमें उपस्थित नहीं होते, ठीक है। मतलब पूर्ण कोशिका कंप्लीट सेल्स उपस्थित नहीं होने के कारण, या फिर सेल है ही नहीं भाई, तो सेल की थ्योरी आप इसमें कैसे लगाइएगा। या अगर आप कोई भी चीज लगा रहे हैं, सेल का थ्योरी लगाते, इसमें सेल कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो वायरस के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, या फिर हमने तो पढ़ा ही दिया एप्लीकेशन में वैसे तो,
आपको मैंने डिजीज में वायरस के बारे में बताया, ठीक है। वायरस क्या होता है, एक अकोशिकीय जीव है, अपूर्ण कोशिका है, मतलब कंप्लीट डेवलप्ड कोशिका इसमें नहीं होते हैं, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे अंग भी आज हम लोग देखेंगे, तो बहुत सारे अंग या ऑर्गेनेल जिसको कहते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, इस कारण यहाँ पे सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। वायरस में होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, कोई एक होगा न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या आरएनए होता है, और उसके बाहर क्या होता है, एक प्रोटीन का खाल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कैप्सिड भी कहते हैं। बस इतना ही जानिए, बाकी हम लोग आगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे भी और पढ़ा भी दिया गया है। तो सेल थ्योरी कहाँ किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑप्शन रहेगा वायरस, तो उसको टिक करके आएंगे। क्यों नहीं भाई, क्योंकि सेल के थ्योरी भाई दिया गया तो सेल के लिए दिया गया ना, और वायरस में तो सेल ये है ही नहीं, इसलिए हम इसको कहते हैं अकोशिकीय। यानी क्या हो गया भाई, अकोशिकीय जीव है एक, यानी कि एक इंग्लिश में अकोशिकीय को हम लोग क्या बोलेंगे, अकोशिकीय जीव, यानी कि असेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, असेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसी कारण सेल थ्योरी इसमें नहीं लगती। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग हमने अभी बताया क्या कि अब हम जो सेल का विभाजन कर रहे हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास के आधार पर, जो सेल विकास हुआ, ठीक है। अब एक चीज को पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज को समझा दूं, जैसे कि देखिए आज आप कहाँ भाई 5G में जी रहे हैं, है ना, 5G में जी रहे हैं, और मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं 2G से, ठीक। तो 2G की अगर आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है, आपके पास 2G की है और एक आपके पास टेक्नोलॉजी है 5G की, यानी ये क्या हो गया, आपका एकदम लेटेस्ट वर्जन हो गया, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है ये भाई, आपका लेटेस्ट वर्जन है, और ये आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है ये कैसा है, तो एक ओल्ड वर्जन है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई भी चीज ओल्ड वर्जन का है तो इसमें बहुत सारी जानकारी आप क्या करते थे, प्राप्त नहीं पा सकते थे पहले। जैसे इसका आप एक और एग्जांपल से समझिए कि अगर पहले आप बहुत पुराने जमाने का आपके पास मोबाइल है, मान के चलते मैंने नोकिया का एग्जांपल ले लिया, अब तो देखिए ये भी अपने आप को लेटेस्ट अपडेट कर लिया, जस्ट आप समझ के चलिए कि ओल्डेस्ट। तो इस नोकिया के मोबाइल में आपके पास जब आप मान के चलिए कि जब आप 2000 ईस्वी में थे, आप जब इस मोबाइल को आप यूज कर रहे तो आप ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते थे कि 10 दिन पहले कॉल किसका आया हुआ था, कितने देर उनसे बात हुई थी, ठीक है, और आपने कोई इमेज को क्लिक किया तो उस इमेज की पूरी डिटेल कब खींची गई थी, कितने समय पे खींची गई थी, ये जानकारी आप प्राप्त नहीं कर पाते थे पहले के। अगर आप कोई भी आपके पास सेट होगा, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ओल्ड टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच के मैं आपको कंसेप्ट को समझाना चाहूँ। लेकिन आज की जो भी आप स्मार्टफोन आप देख रहे हो, ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो हो, आज हर एक जानकारी आप मिनटों में, सेकेंडों में ऑल इंफॉर्मेशन आप क्या कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। तो क्यों ऐसा हुआ, डेवलपमेंट आपने देखा, क्या मिला, देखा ना आपको मिला, डेवलपमेंट देखने को मिला, यानी आपने क्या देखा भाई, विकास आपने देखा, है ना। तो इसी डेवलपमेंट यानी कि यहां पर भी समझिएगा, यहां पर भी सेल का क्या होगा, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, सेल का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। यहां पे सेल एक हमने बोला है, यह है आपका प्रोकार्योटिक और ये है आपका यूकार्योटिक, यानी कि सेल विकास कैसे किया है, इस प्रकार से प्रोकार्योटिक से यूकार्योटिक। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रोकार्योटिक सेल अगर कहूं, अभी मैं आऊंगा इस पे, अब जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि जो विकास के आधार पे यानी कि डेवलपमेंट के आधार पे हम जब डेवलपमेंट के आधार पे जब हम कोशिका का विभाजन करते हैं तो दो प्रकार से इसका विभाजन होता है। एक होगा आपका प्रोकार्योटिक, ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल, और एक होगा आपका यूकार्योटिक सेल। देखिए प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर, या फिर कह लिया जाए प्रीमिटिव। प्रीमिटिव कहने का मतलब क्या हो गया, प्राचीन। और कारियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब क्या हो गया, लेटेस्ट, या बोल सकते हैं न्यू, और हो गया यहाँ पे न्यूक्लियस। तो भाई प्राचीन यानी कि ये वो सेल है, यानी कि ये क्या हो गया भाई, 2000 का आपके पास नोकिया का फोन हो गया, और यूकार्योटिक क्या हो गया, आपके पास एप्पल का स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है, जो जानकारी आपकी नोकिया नहीं दे पा रही थी, उसी प्रकार प्रोकार्योटिक भी क्या होगा भाई, इसमें बहुत सारी चीजें की क्या होगी, कमियां होगी, है ना, बहुत ज्यादा ये डेवलप्ड नहीं होगा, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, पूरा डेवलप्ड होगा। अगर पूरा डेवलप्ड होगा तो इसमें हर एक चीज की जानकारी ले पाएंगे। अब ये जो डेवलप्ड में, इसमें हम क्या रख रहे हैं, प्लांट को और एनिमल को। अब कैसे प्लांट और एनिमल को, ये भी समझिएगा। और यहां पे मैंने रख दिया कोई बैक्टीरिया।
अब मैंने एनिमल या प्लांट को अगर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बोला, तो आप प्लांट के कोई भी सेल को अगर जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप पता कर लेते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनेल है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन है भाई सेल का, इस सेल के इस ऑर्गन का काम क्या है भाई का, या फिर ऐसा समझिए और भी थोड़ा सा कि ये एनिमल या प्लांट सेल का है, तो आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर पाते हैं कि ये पार्ट आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये पैर है, कर पाते हैं। लेकिन क्या आप बैक्टीरिया को देख करके आप उसके हर एक अंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा आंख है, किससे रेस्पिरेशन होगा, किससे डाइजेशन होगा, किससे रिप्रोडक्शन, किससे एक्सक्रीशन होगा? नहीं, क्योंकि ये भाई बहुत पुराने जमाने का मोबाइल है, बहुत जानकारियां नहीं है, बहुत सी चीजें हम ये थोड़ी जटिलताएं इसमें देखने को मिलती है, लेकिन ये काफी ज्यादा भाई सिंपल होता है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कि सेल का जो डेवलपमेंट के आधार पर जो विभाजन किया गया है या फिर जो क्लासिफिकेशन किया, उसको आप समझने लायक हो चुके हैं। तो चलिए, प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या बताया, प्रो का मीनिंग क्या होता है भाई? प्राचीन, यानी कि बिफोर, यानी कि प्रीमिटिव कहेंगे, यानी कि पहले जो सेल, सबसे पहले जो सेल देखा गया है, जो सेल मिला, यानी कि नोकिया का मोबाइल। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा। अगर वो डेवलप्ड नहीं है तो उसके हर एक चीज की जानकारी आपके पास नहीं होगी, उसको आप डिफरेंशिएट आसानी से नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑर्गन पार्ट उसका आंख है, कौन सा नाक है। लेकिन यूकैरियोटिक मीन्स क्या है? न्यू यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैरियोटिक मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस बहुत ही अनडेवलप्ड होते हैं, यानी कि अविकसित होते हैं, या अविकसित इतना होते हैं कि आप उसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको बोला जाता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में, तो आप क्या कहेंगे? तो अगर बोल दिया जाए न्यूक्लियस किसमें उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो भाई यूकैरियोटिक क्योंकि एडवांस वर्जन है, क्योंकि उसको पूरा डेवलप्ड होता है उसमें न्यूक्लियस, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो उसको एग्जांपल मैंने बताया, उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं डेवलप्ड होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होते हैं, अविकसित होते हैं या फिर एब्सेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक क्या होता है? विकसित होते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पहले बना, ठीक है, बहुत पहले बना, जो बहुत डेवलप्ड नहीं है, आप उसको एब्सेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विकसित नहीं हुआ। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, अब इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ध्यान से समझिएगा, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो होती है, उपस्थित नहीं होते, यानी कि एब्सेंट होती है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है? अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको मैंने इतना बताया था कि सबसे पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, नॉट सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे मिसिंग हो चुका है भाई, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली, कोशिका झिल्ली उपस्थित नहीं होते, यहाँ लिख दिया गया, और इंग्लिश में लिख दिया गया भाई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ठीक कर दे रहा हूँ हिंदी में, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलिए, इसको पूरा हटा दे रहा हूँ मैं भाई, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। देखिए, यहाँ पे हिंदी में मुझे लिखना चाहिए था, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होते। ठीक है, इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते। हो जाता है भाई मिस्टेक लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सी बात है, इसमें भाई न्यूक्लियस केंद्रक की क्या है भाई? विकसित नहीं है। यानी कि अगर ये आपका कोई एक सेल है, ठीक है, सेल में क्या होगा? आपका एक केंद्रक होगा। तो ये अगर मैंने केंद्रक बना दिया, पूरा डेवलप्ड, आप अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये कोई एक सेल है जिसमें आपका सेल जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसके बाहर एक क्या होती है? लेयर होती है, जिसको हम क्या कहेंगे भाई? झिल्ली। ठीक है, ऐसा समझिए, जो चारों ओर उसको घेर के रखी होगी एक लेयर से, जिसको हम क्या कहेंगे? ये न्यूक्लियस को घेर के रखी हुई, इसलिए हम इसको कहेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्रक झिल्ली। अब यहाँ पे ये जो आपका न्यूक्लियस है, यही डेवलप्ड नहीं है, अविकसित है या एब्सेंट हम मान लेते, तो इसके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा भी क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं किया तो झिल्ली कहाँ से डेवलप करेगी? ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? आपको समझ में आ गया कि इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखना, यहाँ पे ये भी पॉइंट था कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है आपका? यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ मुझे लिखना था, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है आपका? एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा।
आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस झिल्ली किसमें होता है, तो भाई न्यूक्लियस झिल्ली किसमें होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे न्यूक्लियस विकसित होगा यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन भी। सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो देखिए ये जो आपकी सेल बनाया गया ना, इस सेल के बाहर एक लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको घेर के रखी हुई चारों तरफ से, उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के पूरे एक एक स्ट्रक्चर को दिखाऊंगा मैं आपको कि सेल मेम्ब्रेन दिखता कैसे है माइक्रोस्कोप में, उसके हर एक लेयर को, बाइल लेयर होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है, हर एक चीज को समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपको डिफरेंस आपको समझना है, याद रखना है जो जो पूछा जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल भाई डेवलप्ड नहीं है, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होंगे। ये डेवलप्ड है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, और आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होगा, और आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होंगे। अब आगे बढ़िए। अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका जो ये डीएनए यहाँ पे होता है, इसको मैं हटा दूं, इस न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वो आपका सर्कुलर फॉर्म में इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। और इसमें जो आपका होता है इस प्रकार से हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर में आपको डीएनए देखने को मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। अब डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए के टाइप आरआरएनए, टी आरएनए, आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए, ये सब चीज आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो हमने आपको बता दिया, आपसे पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, गोलाकार या सर्कुलर होता है, ठीक है। और जो आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, रेखीय, लीनियर, या आप बोल सकते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर या लीनियर भी ऑप्शन में एक बार दिया गया, इसलिए दोनों मैंने नाम लिख दिया भाई। चलिए यहाँ तक चीजें डिफरेंस क्लियर हो गया, क्या क्या एक बार फिर से रिकॉल करते चलिए भाई। यहाँ आपने देख लिया केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, यहाँ पे जो आपका डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, यहाँ पे आपका डीएनए डबल लाइक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके अंदर आपको 70, अब देखिए राइबोसोम भी हम लोग आगे देखेंगे, 2 टाइप्स के राइबोसोम होता है, एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। तो आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल हो उसमें 70S राइबोसोम होता है और इसमें 80S राइबोसोम होता है। अब अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है भाई, डेवलप्ड नहीं है। अगर डेवलप्ड नहीं है तो इसमें बहुत सारे सेल के, यानी ये जो आप सेल देख रहे हैं इस सेल में इसके अंग होंगे, जैसे कि बॉडी ह्यूमन की है ना, उसके क्या ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, हाथ पैर नाक कान होते हैं कि नहीं भाई, उसी प्रकार इसके भी हाथ पैर मतलब इसके भी क्या होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं। तो इसमें कोशिकांग होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं भाई, ये डेवलप्ड नहीं होता, इसलिए इसके कोशिकांग को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते होते हैं, लेकिन अविकसित होते हैं, इसलिए हम इसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो गोल्जी बॉडी होगा, ना वैक्यूल्स होंगे, इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, लेकिन इसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, प्लास्टिड और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल भी एब्सेंट होते हैं। अब ये सब क्या है भाई, सेल के अंग होते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, तो यहाँ पे अभी मैं आपको हर एक चीज नहीं समझाऊंगा ना भाई, क्योंकि भाई इसको हर एक चीज डिटेल में करने वाले। सेल मेम्ब्रेन, सेल वार, उसके सारे सेल ऑर्गन है ये सब, ठीक है। कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी इसमें नहीं होंगे, प्रोकैरियोटिक, प्लास्टिड नहीं होंगे, वैक्यूल्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये भाई अल्प विकसित है, अविकसित है, डेवलप्ड नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको एब्सेंट बोला जाता है। और इसमें सभी कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव, जो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका होंगे भाई, या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यानी कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्लाइडोमोनास हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी क्या हो गया भाई, यूनिसेल्युलर। क्यों, क्योंकि भाई एक कोशिका से बनी। अब एक कोशिका से बने हैं भाई, तो इसको कितना ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, यानी कि अंतर कर पाएंगे इसमें, या सिंपल सी बात है, एक कोशिका है, बहुत डेवलप्ड नहीं होता है। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक सेल है भाई, फुल्ली डेवलप्ड है। अब फुल्ली डेवलप्ड होने के लिए इसमें बहुत सारे क्या है, अलग अलग कोशिकांग है, ये सॉरी बहुत अलग अलग क्या है, कोशिका है, जिसके अलग अलग फंक्शन है। किसी का डाइजेशन करने का काम कर रहा है, किसी का एंजाइम सिक्रेशन करने का काम है, किसी को केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना है, किसी को ऑब्जॉर्प्शन करना है, किसी को फूड स्टोरेज करनी है, किसी को वेस्ट
सिक्रेट करना है ना। तो ये सारी चीजों एक्सक्रीशन करना, सॉरी, तो ये सारे क्या भाई अलग अलग जब कोई चीज है तो आप उसको अलग अलग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसको आप कहाँ रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में। तो वो कैसा सेल होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। तो जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, यानी क्या था आपका, एनिमल, प्लांट, ये सारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर, मैंने बताया था ना। चलिए आ जाइए एक बार देख लीजिए अगर याद नहीं कर पा रहे तो। एक कोशिकीय जीव में, यानी कि आप समझ गए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल। क्योंकि यूनिसेल्यूलर ही मैंने पूरा वहां लिख दिया, इसके मतलब इसके जितने भी एग्जांपल ये सभी प्रोकैरियोटिक हो गए। और मल्टी सेल्यूलर कहने का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे बहुकोशिकीय जीव है आएंगे, जैसे कि आपका प्लांट आ जाएगा, एनिमल, और कुछ फंजाई भी आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल भी याद हो गया आराम से। इसमें जो श्वसन की क्रियाएं जो होती है उसके लिए जो अंग होता है वो मेसोसोम कहलाता है। और इसमें जो श्वसन का अंग जो होता है, जो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो पूछ लिया जाएगा प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, इंग्लिश में मिस्टेक मिसिंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। और यहाँ पे यूकैरियोटिक में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ऑल टाइप्स ऑफ जितने भी बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेल्यूलर, ये तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल्स, ये सारे। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें सिंगल गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो होता है भाई सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। और इसमें जो होते हैं पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि सिंगल में कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस प्रकार से आपको मिलेगा। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो इस प्रकार से भाई पेयर में उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि ये भाई डेवलप्ड नहीं है तो बहुत सारी चीजें इसमें एब्सेंट ही मिलता है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा भाई क्या हो गया, डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हर एक डिफरेंस को, क्योंकि अभी मैंने आपको फटाफट चीजों को अच्छे से क्लियर कर दिया, समझा भी दिया है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट भाई, इसको अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हर एक चीज को याद रखिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली है, इस टेबल से आपका क्वेश्चन बनता है। आज मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आए हुए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। चलिए अब हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। रिवीजन से पहले 2 पॉइंट और इसका डिफरेंस याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में है यहाँ लिखना छूट चुका है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना, अभी तक नहीं पूछे हैं लेकिन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, इसको नोट डाउन करेंगे आप खुद से, इसको यहाँ नोट्स में मैं अपडेट कर दूंगा। इधर है आपका प्रोकैरियोटिक सेल और इधर हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। इसमें अब एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था सेल थ्योरी में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का क्या होता है, विकास, यानी कि नई कोशिका का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होते हैं, पुरानी कोशिका के विभाजन से, है ना, यही बताया था। तो अब भाई प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होगा, विभाजन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पहले, इसमें इंग्लिश में भी लिखूंगा, इसमें सूत्री विभाजन, ठीक है, इसमें सूत्री विभाजन, यानी कि इंग्लिश में हम इसको कहेंगे मिटोटिक डिवीजन, ठीक है। क्या कहेंगे, मिटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी यहाँ पे जो विभाजन हो रहा है, यानी कि नई कोशिका का यहाँ पे फॉर्मेशन मिटोटिक डिवीजन करके नहीं होता है। इसमें कैसे होता है, इसमें मिटोटिक यानी कि सूत्री विभाजन किया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का, याद कर लीजिएगा, नोट्स में मेंशन में कर दूंगा, ठीक है। इसमें मिटोटिक विभाजन होता है, डिवीजन होता है, यानी कि सूत्री विभाजन होता है एक नई सेल की फॉर्मेशन के लिए। इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता, यानी एब्सेंट होता। तो इसमें कैसे सेल डिवाइड करता है, तो याद रखिएगा बडिंग। अब ये सब क्या है, बडिंग या फिर आप बोल सकते हैं फिजन, ये सब चीज आपको ऑलरेडी सेल तो मैंने पढ़ा रखा है एप्लीकेशन में, सब चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया, लेकिन यहाँ पे भी आपको कराया जाएगा, बने रहिए आराम से, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा ये सब चीज, बडिंग क्या है, रीजनरेशन क्या होता है, सारी चीजें कैसे सेल में कैसे सारी चीजें विभाजन होती है। तो भाई अभी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल विभाजन कैसे होता है, सूत्री विभाजन इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल विभाजन होता है कैसे होता है, सूत्री विभाजन से, यानी कि मिटोटिक विभाजन से। तो प्रोकैरियोटिक में सेल में कैसे सेल डिवाइड करता है, विभाजित करता है खुद को पुरानी कोशिका से नई कोशिका में, तो बडिंग या फिर फिजन प्रोसेस से, ठीक है। दूसरा, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है वो सेल वाल काफी थिन होती है, ठीक है। सेल वाल क्या होती है, आपकी थिन होती है। सेल वाल क्या होती है भाई, आपकी थिन होती है।
सेल वाल क्या होती है आपकी, थिन होती है, और इसमें जो सेल वाल होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है, वो क्या होता है आपका, थिक होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। और ये जो सेल वाल किसका बना होता है, अब ऐसे पहले इसको पहले समझिए। देखिए यहाँ मैंने क्या बोला भाई, सेल वाल जो होती है थिन होती है। सेल वाल का मतलब क्या है, ये आपका सेल है, ठीक है, जो सबसे, ये आपका प्लांट का सेल मैंने बना दिया है, और ये आपका एनिमल का सेल बनाया, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, सिल्डन साहब जो थे 1838 में उन्होंने बताया कि जो प्लांट के सेल को अध्ययन किया तो उसके जो सबसे बाहरी लेयर थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सेल वाल का नाम दिया था। और जो एनिमल की जो सबसे बाहरी लेयर था, जो श्वान ने 1839 में बताया, उसकी जो बाहरी लेयर होता है उसको उन्होंने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन कहा। यानी कि एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, सॉरी, सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी इसमें क्या है आपका, सेल वाल है ही नहीं, इसमें सेल वाल है ही नहीं भाई। और ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल किसके एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल में, अभी मैंने आपको बताया है, क्योंकि डेवलप्ड है भाई। तो सेल वाल इसमें थिक होता है, तो इसका मतलब सेल वाल तो इसमें है ही नहीं, तो सेल वाल किसका थिक होता है, प्लांट का, ठीक है। तो सेल वाल जो यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा तो किसमें मिलेगा, प्लांट के सेल में मिलेगा, है ना, प्लांट, क्योंकि एनिमल में तो सेल वाल एब्सेंट होता है, तो प्लांट के सेल वाल कैसे होते हैं, थिक होते हो, और इसलिए मैं नाम ले रहा हूं प्लांट का, क्योंकि प्लांट ही किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक का। अब आइए प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो इसकी सेल वाल थिन होती है, और ये किसकी बनी होती है, और इसका सेल वाल किसका बना होता है, ऑलरेडी मैंने टिश्यू में बताया है, और यहां भी मैं बता देता, ये आपका सेल्यूलोज से बना होता है। यानी कि ये जो बना है आपका बाहरी लेयर, ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट या बोला जाए इसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। और इसमें जो सेल वाल होता है वो थिन होता है, ये किसका बना होता है, ये अमीनो शुगर का बना होता है। किसका बना होता है, अमीनो शुगर का बना होता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दो डिफरेंस को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हमने अभी आपको बता दिया क्या कि जो सेल वाल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में थिन होती है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वाल क्या होती है भाई, थिक होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और सेल वाल यूकैरियोटिक सेल में किसमें मिलेगा, प्लांट में, क्योंकि एनिमल में तो एब्सेंट होती है, तो हो गया क्लियर। और इसमें जो सेल वाल थिन होती है किसके बनी होती है, अमीनो शुगर से। चलिए अच्छा, और एक सेल डिवीजन के बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या है भाई, मिटोसिस विभाजन, डिवीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। कैसे होता है डिवीजन, तो बडिंग या फ्यूजन से। इसमें मिटोसिस सूत्री विभाजन होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या है भाई, प्रिमिटिव, प्राचीन है। तो भाई प्राचीन होने के कारण इसके न्यूक्लियस बहुत ही अविकसित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि भाई इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण जितने भी सेल ऑर्गेनेल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, ये सभी एब्सेंट होते हैं। और ये सब क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे, क्लियर है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मैंने बताया कि एकदम लेटेस्ट वर्जन है, एप्पल मोबाइल हो गया आपका, यानी कि न्यू न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। यानी कि ट्रू मतलब इसमें एप्स प्रेजेंट है, विकसित केंद्रक होते हैं, इसलिए इसमें सारे ऑर्गेनेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। सभी ऑर्गेनेल इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। चलिए, अब इसमें न्यूक्लियस है ही नहीं तो भाई केंद्रक झिल्ली भी आपको नहीं मिलेगा, है ना, केंद्रक झिल्ली भी आपको नहीं मिलेगा। और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें सब चीज आपको प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी। क्या होता है, सेल का जो सबसे बाहरी लेयर, अब याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन भाई क्या है, प्लांट का सबसे बाहरी लेयर है। देखिए ये अभी मैंने आपको फिगर बनाया था, ये देखिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन आगे कल हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये प्लांट का ये जो उसके अंदर का जो लेयर होगा वो उसको हम लोग कहेंगे सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन। और जो बाहरी लेयर होता है वो होता है सेल वाल। लेकिन एनिमल में तो भाई सेल वाल होता ही नहीं है, तो इसकी बाहरी लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। यानी ये वाली लेयर इसके लिए क्या हो जाता है, बाहरी लेयर, यानी कि आउटर लेयर हो जाता है। ये भी हो गया डिफरेंस क्लियर। अच्छा, राइबोसोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में 80S। अच्छा, एस मतलब समझ रहे, साइंटिस्ट का नाम है, सेडवर्ग, ठीक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना यूनिट का नाम, जैसे कि मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है ना, उसी प्रकार राइबोसोम को भी यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर जो डीएनए होता है उसका शेप गोलाकार होता है, और इसमें रेखीय, लीनियर या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ईस्ट, स्लाइडोमोनास, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके यूकैरियोटिक से, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। और जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि प्लांट और एनिमल सेल, ये सभी आपके यूकैरियोटिक सेल में होंगे। मीजोजोम का इसमें श्वसन अंग होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल होंगे। और यूनिसेल्युलर और जितने प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। सिंगल सेल होते हैं, सॉरी, इसमें सिंगल गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होता है, इसमें पेयर में गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैंने दो डिफरेंस और बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो
सेल थ्योरी में आपने जाना कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि 1855 में कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका का विभाजन होता है इसमें सूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस नहीं होता। तो होता है इसमें विभाजन कैसे, नई कोशिका का फॉर्मेशन, तो बर्डिंग या फिर आप क्या कहेंगे फ्यूजन। और यूकैरियोटिक सेल में क्या बोला गया भाई, इसमें सेल का विभाजन होता है मिटोसिस या मियोसिस विभाजन। ये सब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, मिटोसिस मियोसिस क्या होता है। नेक्स्ट हमने बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है वो सेल वाल क्या होता है, थीन होता है, अमीनो शुगर की बनी होती है। और यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है वो थिक होता है। सेल वाल किसमें मिलता है, प्लांट, तो इसका सेल वाल किसका बना होता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब नेक्स्ट आगे बताइए समझेंगे हम लोग। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, 3 टर्म को समझना होगा आपको। एक होता है साइटोप्लाज्म, हिंदी में कहेंगे कोशिका द्रव। एक है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव, और एक है आपका प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। अब चलिए आइए देखिए, यहां पे मैं आपको फिगर दिखाता हूं सेल का। देखिए यहां पे फिगर जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है आपका, ये है आपका प्लांट का सेल का फिगर दिखाया गया। एक सेल का ये फिगर है, ठीक है। और सेल के अंदर देखिए, सेल के अंदर देखिए इतने ऑर्गन आपको यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है, इतने ऑर्गन है उसके। और ये जो आपको फिगर दिखाया गया ये आपका एनिमल सेल का, ठीक है, ये एनिमल सेल का। तो अभी आपको एक डिफरेंस तो पता है कि प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी लेयर जो आपको ये दिख रहा है, यानी जो सबसे आउटर लेयर होगा, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे सर, सेल वाल कहेंगे। जो किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया। और इस एनिमल सेल में मैंने आपको बताया कि इसका जो बाहरी लेयर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं सर, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए, इसको हटा लेते हैं। अभी देखिएगा इस फिगर में भी आप अगर देखिएगा प्लांट सेल, तो इसका जो बाहरी लेयर को देखिए यहाँ पे दिखाया गया सेल वाल, और उसके अंदर लेयर जो दिखाया गया वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। अब ये सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सेल वाल के बारे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और एनिमल का जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तो इसकी जो बाहरी से लेयर है, उसकी ये जो बाहरी लेयर अगर आप देखेंगे कहाँ दिखाया गया, ये रहा भाई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको क्या दिखाया गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वाल कहाँ एब्सेंट है, एनिमल सेल में। क्या एनिमल सेल में क्या है आपका, सेल वाल एब्सेंट होता है। क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। क्लियर है। और ये सभी क्या है भाई, ये देखिए, ये आप अब मैं आपको जो अभी नाम लिया था ना, जैसे कि देखिए ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है वो हो गया आपका राइबोसोम। क्लियर है भाई, ये सभी चीजें हो गई, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमें ये बताना था आपको कि देखिए इस जो सेल, जो आप प्लांट सेल देख रहे हैं चाहे एनिमल सेल देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होते हैं, यानी कि फ्लूइड होता है। जैसे यहाँ पर डॉट डॉट करके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए यहाँ दिखाया गया ना, इस फ्लूइड को कहा गया साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी इस फिगर में अगर देखिएगा तो इस फिगर में यानी एनिमल सेल में भी आपको साइटोप्लाज्म दिखाएगा। देखिए यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या है, कोशिका के अंदर उपस्थित जो फ्लूइड होती है, यानी कि फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल, आइदर एनिमल और प्लांट सेल, यानी कि कोशिका जो कोशिका चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, उसके अंदर जो उपस्थित फ्लूइड होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या समझ में आया कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव, यानी कि inside the cell the fluid which is present is called cytoplasm. The fluid which is present inside the cell is called cytoplasm. Okay, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक के द्रव, केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखें इस फिगर में ही, तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो उपस्थित द्रव है उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फिगर में वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म को नहीं दिखाया गया, ठीक है, यहाँ पे देख लिया जाए, ये आपका क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके अंदर जो उपस्थित द्रव होता है उसको आप क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक अंतिम है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और जब न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, या उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि भाई कोशिका के अंदर उपस्थित जो फ्लूइड द्रव है और न्यूक्लियस के अंदर जो उपस्थित फ्लूइड है उसको ही आप क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसे ही हम लोग लिविंग फ्लूइड या फिर सजीव द्रव भी कहते हैं। और ये फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, कुछ चीज का अगर ट्रांसफर होना है, जैसे कि इस सेल के अंदर ही यहाँ से आप राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया था, अब इस प्रोटीन को इस कोशिका के किसी अंग को चाहिए तो इस फ्लूइड के थ्रू ही आएगा। इस न्यूक्लियस के अंदर चाहिए तो न्यूक्लियस के लिक्विड के अंदर आएगा। यहाँ पे दूसरा कोई कोशिका है वहां पे भी जाएगा तो इस लिक्विड के थ्रू ही जाती है। ठीक है,
तो इसीलिए तो ये जो आपका द्रव है, चाहे वो सेल का अंदर हो चाहे न्यूक्लियस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कहा गया ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फ्लूइड। बोला गया था, पूछा भी गया था, लिविंग फ्लूइड किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म तो बेस्ट है, तो ये भी लिविंग फ्लूइड, ये लिविंग फ्लूइड, दोनों कंबाइंड करके जो बनता है प्रोटोप्लाज्म, ये हो जाएगा सबसे बेस्ट आंसर। ठीक है, 1839 में इन 1839 प्रुकिंजे, नाम याद रखिएगा, इन्होंने ये टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म का। तो क्लियर है भाई, आपने तीन चीज समझ लिया, क्या क्या? तीन टर्म को आपने समझा, एक है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, एक है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य, और एक है आपका प्रोटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो उपस्थित लिक्विड होगा उसको आप कहेंगे इनसाइड द सेल द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियो, यानी कि केंद्रक के अंदर जो द्रव होंगे यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसी को लिविंग सेल कहते हैं। ये टर्म किसने दिया था? 1839 में पुरकिंजे ने। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया भाई। अब यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे भाई, जो सेल के अब ऑर्गन के बारे अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास, यानी सेल के अंदर जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, तो सब करके सबसे उससे पहले ऑर्गन को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल वाल के बारे और सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद हम सेल ऑर्गन के एक एक करके अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल में देखिए सबसे पहले हम लोग सेल वाल से चीजें स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेशन अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई डाउट है सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।